नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल ढाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा गेम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये खेला गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ, 1948 में एक राउंड रॉबिन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसके पहले अली की डेथ हो गई थी, इसलिए अली वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच खेल नहीं पाए। तो वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड करने के लिए उस टाइम पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का आयोजन किया था। उसमें 5 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट लिया था: बॉटविनिक, मैक्स्यू, स्मिस्लो, रिश्वस्की और पॉल केरस। तो उस वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये मैच है जिसमें हम देखेंगे कि स्मिस्लो जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेम खेला है रिश्वस्की के अगेंस्ट। रिश्वस्की जो प्लेयर है वो काफ़ी टेनिशियस प्लेयर माने जाते हैं, उनका डिफेंस जो है बहुत बढ़िया था। पर इस गेम में स्मिस्लो ने बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट स्क्वायर्स के ऊपर डोमिनेशन किया है। तो आप इस गेम से कलर स्ट्रेटेजी भी सीख सकते हो। कोई एक स्क्वायर है जो वीक होता है तो उस स्क्वायर को कंट्रोल करने के बाद बाकी और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और भी एक चीज़ है इस गेम में जो आप देखोगे, वो है कि एक स्क्वायर तो वीक होता है पर उस स्क्वायर के अराउंड दूसरे भी जो स्क्वायर्स होते हैं अपोनेंट के कैंप में वो भी वीक हो जाते हैं। तो देखते हैं गेम में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वीडियो जो है, गेम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरे वीडियो को आराम से देखना और बाद में देखने के बाद मुझे कमेंट में बताना आपको कैसे लगा। और अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं आज का ये गेम। इस गेम में स्मिस्लो ने शुरुआत की थी E4 से। उनके अपोनेंट ने रिशवस्की ने यहाँ पे E5 खेला, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5। ये जो बिशप B5 होता है इसको बोलते हैं रुय लोपेज ओपनिंग, और रुय लोपेज ओपनिंग में पोजिशनल प्ले ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइट ने बिशप B5 खेलने के बाद A6 ब्लैक ने खेला, बिशप A4। यहाँ पे बिशप कैप्चर C6 भी एक ऑप्शन है, जिसके बाद आप बोल सकते हो कि ये एक्सचेंज वेरिएशन है। इसमें D4 एक ऑप्शन है, D3 भी ऑप्शन है। सिर्फ एक याद रखो कि नाइट कैप्चर्स E5 जो है वो यहाँ पे यूजुअली खेलते नहीं है, क्योंकि क्वीन D4 के बाद ब्लैक को पॉन वापस भी मिलता है और पोजीशन में जल्दी क्वींस एक्सचेंज भी हो जाते हैं। तो वाइट प्लेयर्स यूजुअली ये जो वेरिएशन है ये चूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज करने के बाद D4 बहुत ही कॉमन आइडिया है, या फिर आप D3 करके भी खेल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्लोज रेलोपेस खेलने के लिए यहाँ पे बिशप A4 खेला। बिशप A4 के बाद ब्लैक ने D6 खेला। ये जो मूव है D6, ये पॉल केरस ने बहुत अच्छी तरीके से उनके गेम में मैक्स्यू के अगेंस्ट खेला था यहाँ पे। तो सेम ओपनिंग जो है यहाँ पे रिशवस्की भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस सेम वर्ल्ड चैंपियनशिप में। गेम में C3 खेला। आइडिया सिंपल है कि यहाँ पे वाइट को D4 खेलना है आगे जाके, तो ब्लैक ने नाइट G7 खेला। ये जो ओपनिंग है इसको नाम है स्टेनीज ओपनिंग, मतलब विलियम स्टेनीज जो फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, उन्होंने ये जो नाइट G7 वाला जो वेरिएशन है उसको काफ़ी पॉपुलर किया था। ठीक है, इसका आइडिया सिंपल है कि एक तो C6 के नाइट को सपोर्ट करो, अगर ज़रूरत पड़े तो ये नाइट G6 आके यहाँ पे भी बिशप E7 कैसल करके आप F5 खेल सकते हो। तो मैंने भी मेरे गेम्स में इसका उपयोग किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग है। तो यहाँ पे वाइट ने ब्लैक को ज़्यादा चांस नहीं देना चाहिए, इसलिए D4 खेला। अटैक कर रहे हैं वो सेंटर के ऊपर। तो अभी E5 जो पॉन है उसको कंट्रोल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बिशप D7 खेला। अभी E5 को जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल मिल गया, क्योंकि आप ये करते हो तो नाइट कैप्चर्स E5 तो चाल ही, डी कैप्चर्स E5 भी आप खेल सकते हो, क्योंकि D5 अगर पहली वाली पोजीशन में अगर आप इग्नोर करते, समझो नाइट G6 चाल खेलते हो, तो ये मारने के बाद यहाँ पे E5 को ज़्यादा देर तक आप सपोर्ट करके रख नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो पॉन है यहाँ पे डबल भी हो जाएगा एक्सचेंजेस के बाद। और मेरे हिसाब से ये पॉन स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ख़राब है। तो ऑफकोर्स रिश्वस्की जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनको ये चीज़ें पता है, उनको ये करना नहीं है, उनको ये भी पता है, तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे बिशप D7 खेला। ठीक है, देखो मेरे हर वीडियो में मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ कि क्यों खेला क्या नहीं खेला। तो मेरे वीडियोस जो है थोड़े से लंबे होते हैं, पर मेरा मेन पर्पस जो है इस चैनल का वो है कि जिसको भी चेस कुछ सीखना है उनको फ्री में कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कुछ सिखाने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करो,
वीडियोस को लाइक करते जाओ, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाओ ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो बिशप D7 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने बिशप B3 खेला। बिशप B3 की एक सिंपल आइडिया है कि F7 के ऊपर प्रेशर बना के रखना है। ठीक है, तो ब्लैक ने H6 खेला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि F7 के ऊपर प्रेशर है तो नाइट G5 आके F7 के ऊपर भी अटैक हो सकता है। मतलब आपने अगर नाइट G6 ब्लाइंडली खेला तो नाइट G5 के बाद F7 पॉन को बचाना बहुत मुश्किल है, आप बचा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अपोनेंट जो है उसको क्या खेलना है उन चीज़ों के बारे में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। H3 H6 मूव खेला, नाइट G5 को स्टॉप किया है यहाँ पे, तो वाइट ने डेवलपमेंट कंटिन्यू करने के लिए नाइट D2 खेला। ठीक है, नाइट G6, और अब इस पोजीशन में स्मिथ लो ने मूव खेली नाइट C4। नाइट C4 आपको लगेगा कि बिशप के आगे आ रहा है, नाइट क्यों खेल रहे होगे, पर नाइट जो है वो उस जगह पे रहने नहीं वाला है। नाइट को वहाँ से उनको लेके जाना है D5 की तरफ या फिर F5 की तरफ। नाइट C4 का आइडिया ये है कि उनको नाइट E3 करना है ताकि उनके पास ऑप्शन रहे। देखो, नाइट C4 के जगह वो नाइट F1 भी करके खेल सकते थे, मतलब यहाँ से यहाँ वगैरह जाने के लिए, पर नाइट C4 में एक चीज़ है कि नाइट C4 के बाद E5 जो पॉन है उसके ऊपर प्रेशर है, तो अगर चांस मिलता है ब्लैक अगर कोई गलती करता है तो उनको E5 का पॉन भी मिल सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे बिशप E7 खेला, जो कि अच्छी मूव है, कैसल करने का उनका आइडिया है। यहाँ पे देखो नाइट E3 के बारे में मैं थोड़ा और एक बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो बिशप E7 उन्होंने कैसल किया, पर कैसल की जगह अगर नाइट E3 खेलते, ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलत चाल हो सकती है, क्योंकि अपोनेंट जो है उसको यहाँ पे खेलना है बिशप G5। ठीक है, बिशप E7 का आइडिया है कि बिशप G5 खेलना है। क्यों बिशप G5 खेलना है? क्योंकि देखो आप देख सकते हो पॉन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डार्क स्क्वायर उसके ऊपर पॉन है। ठीक है, तो डार्क स्क्वायर ब्लैक का जो है वो थोड़ा सा क्रैम्प्ड है, उसको ज़्यादा जगह नहीं है, तो ब्लैक ट्राई करेगा कि वो बिशप जो है वो एक्सचेंज हो जाए। जब भी आपको मिलता है आपका बिशप जो भी अच्छा नहीं है उसको एक्सचेंज करने का मौका मिलता है तो आपने वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप नाइट कैप्चर्स G5 कर सकते हो, H कैप्चर्स G5, G3, फिर E कैप्चर्स D4, C कैप्चर्स D4। अब इस पोजीशन में देखो वाइट को है कैसल करना, ठीक है, पर वाइट की कैसल करने के बाद लाइट स्क्वायर के ऊपर वीकनेस है, ऊपर से ये रुक जो है वो H2 के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे बताओ कि आपने यहाँ पे कैसल करना चाहिए या फिर सिंपल सी चाल है किंग F8 खेलना चाहिए, क्योंकि किंग F8 से भी आपका जो किंग है वो सेफ हो जाएगा। यहाँ पे रुक जो है अच्छा ही काम कर रहा है H2 के ऊपर, और वाइट जो है वो कंप्लीट डिस्करेज हो जाएगा कैसलिंग करने के लिए, क्योंकि आप अगर कैसल करते हो, समझो कैसल करते हो तो पहली तो मूव है बिशप H3, रुक के ऊपर अटैक है। अगर आप रुक खेलते हो यहाँ पे तो काफ़ी मेरे हिसाब से पोजीशन अच्छी हो गई है वाइट की, ब्लैक की अटैक करने के लिए काफ़ी ईजी है। क्वीन यहाँ पे E7 आ सकता है और लाइट स्क्वायर के ऊपर भी वीकनेसेस तो है ही। ठीक है, तो एक हद से मुझे लगता है कि आराम से अगर खेलोगे आप तो ये पोजीशन में ब्लैक को ज़रूर एडवांटेज मिलेगा। तो नाइट E3 उन्होंने खेला नहीं, उन्होंने पहले कैसल किया। ठीक है, कैसल के बाद ब्लैक को यहाँ पे बिशप G5 जल्दी खेल नहीं सकते हो क्योंकि अननेसरी हो जाएगा, और ऊपर से जैसे मैंने बताया था कि E5 का पॉन जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर है। तो ब्लैक ने सोचा कि चलो हम कैसल करते हैं, किंग को सेव करते हैं। इसके बाद उन्होंने नाइट E3 खेला। अभी नाइट E3 के बाद अब बिशप G5 करने के बाद उसको डायरेक्ट मार सकते हो आप, क्योंकि मारने के बाद H G5 के बाद रुक जो है वो H5 पे नहीं है। तो ब्लैक ने ऐसा खेला नहीं, ब्लैक ने यहाँ पे खेला बिशप F6 और D5 का जो स्क्वायर था उसके ऊपर नाइट को उन्होंने लाया है। तो देखो आप देख सकते हो नाइट जब भी सेंट्रलाइज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टोपस नाइट। क्यों ऑक्टोपस नाइट बोलते हैं? क्योंकि नाइट 8 स्क्वायर्स कंट्रोल करता है। तो देखो इस पोजीशन में मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ कि 8 जो स्क्वायर्स है नाइट आराम से कंट्रोल करेगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टोपस नाइट। और जब भी नाइट सेंटर में होता है तो वो एक तो स्क्वायर कंट्रोल करता है, वो तो बात अलग है, पर अपोनेंट जो है उसको काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट भी करता है। मतलब अपोनेंट को देखो यहाँ पे क्वीन E7 खेलना है, वो क्वीन E7 खेल नहीं सकता है। क्वीन E7 खेलेगा तो रुक कनेक्ट होगा, रुक भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अपोनेंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेंट्रलाइज नाइट होता है उसको अपोनेंट ट्राई करता है कि एक्सचेंज कर दो, झंझट खत्म कर दो और गेम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रुक E8 खेला। वो रुक E8 से एक अच्छी चाल थी, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेनेंट। मतलब यहाँ पे निम्जोविच ने एक बुक भी लिखा है माई सिस्टम, उन्होंने उस बुक में लिखा है कि जब भी आपको मौका मिले तो
कोई वीक पॉन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए ओपन करो पहले फाइल्स को। तो ED4 CD4 करने के बाद रुक E8 खेलते हैं तो E4 पॉन के ऊपर ब्लैक अटैक कर सकता था और E4 पॉन को बचाना वाइट को पड़ता था और थोड़ा बहुत प्ले जो है इंटरेस्टिंग हो सकता था। पर यहाँ पे उन्होंने रुक E8 खेला। रुक E8 के बाद वाइट ने बढ़िया मूव खेली, डी कैप्चर्स E5। अभी देखो आप अगर ये मारोगे तो रुक E8 का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने खेला बिशप कैप्चर्स E5 क्योंकि बिशप जो है वैसे भी खराब ही है, ठीक है। पर यहाँ पे सही चाल थी नाइट कैप्चर्स E5, ये ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि G6 के ऊपर भी नाइट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप नाइट कैप्चर्स E5 मारोगे तो फिर बिशप E5, F4 आएगा तो बिशप F6। और अब इस पोजीशन में वाइट के पास फिर भी एक अच्छी चाल है, वो है E5, बिशप के ऊपर अटैक है। आप डी कैप्चर्स E5 करोगे तो यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर जो है बहुत ख़राब हो सकता है क्योंकि नाइट F6 चेक के बाद जी कैप्चर्स F6 फोर्स्ट है, क्वीन से आप मार नहीं सकते हो क्योंकि आपका D7 का जो पीस है वो फ्री में मर जाएगा। तो आप GF6 के बाद मुझे लगता है ब्लैक जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। सिंपल सी मूव है, यहाँ पे बिशप H5 क्वीन H5 खेल सकते हो, F7 के ऊपर अटैक है, H6 के ऊपर अटैक है, फिर F5 आएगा, रुक F3 आके, रुक G3 आके। मेरे हिसाब से ब्लैक की पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने ऑफ कोर्स यहाँ पे इस पोजीशन में E5 को मारना नहीं चाहिए, बिशप E7 इज़ द ओनली मूव। बिशप E7 के बाद क्वीन H5 के बाद वाइट को काफ़ी अच्छा अटैक मिल सकता है बिशप E6 के बाद। पर गेम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और वाइट को अच्छा खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो NG5 जो मूव थी वो फाइटिंग मूव थी, इतना ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने बिशप कैप्चर्स E5 खेला। बिशप E5 के बाद नाइट कैप्चर्स E5। अभी अगर आप नाइट कैप्चर्स E5 करते हो तो F4 का जो आइडिया है वो करना है, पर नाइट जो है उसको G4 का स्क्वायर नहीं देना है। तो उसके लिए आपको पहले H3 खेलना पड़ेगा। आइडिया F4 की ही है। अगर आप बिशप E6 खेलते हो तो नेक्स्ट मूव के ऊपर F4, नाइट को ज़्यादा जगह नहीं, नाइट G6 जाएगा तो F5 आके पीस मरने वाला है, ठीक है। तो आपको नाइट D7 जाना पड़ेगा। तो नाइट D7 के बाद मेरे हिसाब से ब्लैक की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है, ठीक है। वाइट को काफ़ी पोजिशनल एडवांटेज है, स्पेस एडवांटेज है और इसी वजह से शायद से उन्होंने नाइट G5 नहीं मारा, उन्होंने डी कैप्चर्स E5 मारा। अभी डी कैप्चर्स E5 के बाद स्मिथ ने बहुत बढ़िया चाल खेली। आप सोच सकते हो कि क्या खेला होगा उन्होंने, मतलब कोई सैक्रिफाइस नहीं खेला है, पर उन्होंने आगे की सोच के एक मूव खेली है, वो मूव थी क्वीन F3। अभी आप सोचते हो कि क्वीन F3 से क्या हो रहा है, एक सिंपल सी आइडिया है। देखो नाइट कैप्चर्स C7 थ्रेट है अभी तो, और उसके बाद बिशप कैप्चर्स F7 भी हो सकता है या क्वीन कैप्चर्स F7 भी हो सकता है। तो ब्लैक को इसको संभाल के खेलना पड़ेगा। उन्होंने खेला बिशप E6। अभी D5 का नाइट जो है उसको मेंटेन भी करना है, पर वो एक्सचेंज तो हो सकता है। तो D5 के नाइट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने खेला रुक D1। तो फाइनली ब्लैक ने सोचा कि चलो नाइट को यहाँ से एक्सचेंज करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे रुक कैप्चर्स D5 मारा। ऑफकोर्स बिशप कैप्चर्स D5 भी एक चाल थी, पर रुक कैप्चर्स D5 से क्या होगा कि क्वीन के ऊपर एक तो अटैक है, आपको क्वीन खेलना पड़ेगा। जब आप क्वीन खेलोगे तो नेक्स्ट बाद में बिशप खेलने के बाद रुक D1 आके रुक को D5 के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। तो देखो कैसे अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं एक एक मूव बचाते भी है, पीस को जल्दी जल्दी गेम में भी लाते हैं। तो अपोनेंट ने यहाँ पे मतलब ऋषभस्की ने यहाँ पे क्वीन E7 खेला, तो स्मिथ जो थे उन्होंने क्वीन F5 खेला। पहले तो बात यह है कि क्वीन कैप्चर्स G6 एक इनडायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि जब भी रुक ओपन होगा, मतलब आप रुक D8 जैसी अगर गलत चाल खेलोगे तो देखो पहले तो D1 स्क्वायर को भी कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे एक बढ़िया मूव है, पहले हम खेल सकते हैं बिशप कैप्चर्स H6, ठीक है। क्यों? क्योंकि G कैप्चर्स H6 के बाद रुक D8, अगर आप किसी से भी मारो D8 के पीस को, क्वीन G6 चेक आ रहा है। और चेक के बाद यहाँ पे देखो ब्लैक जो है काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, मतलब आपको किंग H8 खेलोगे तो क्वीन कैप्चर्स H6, वापस आओगे तो चेक, इधर आओगे तो फिर बिशप कैप्चर्स F7, और किंग जो है ऑलमोस्ट चेकमेट की कगार के है, क्योंकि आप रुक D6 खेलो तो क्वीन G8 चेकमेट है। अगर आप कुछ क्वीन F8 करके ट्राई करोगे कि इस पोजीशन में बचा जाए, पर उसमें भी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप यहाँ पे रुक को भी ला सकते हो, या रुक नहीं लाना है अभी तो क्वीन H5 भी चेक हो सकता है मेरे हिसाब से। और 3-3 पॉन है, मेरे हिसाब से पोजीशन काफ़ी अच्छी है वाइट की, ठीक है। तो देखो ये जो है ये पोजीशन है यहाँ पे, तो रुक D8 जैसी चाल है, जल्दी आप खेल नहीं सकते हो। तो नाइट F8 उन्होंने खेला G6 के ऊपर
अटैक था इसलिए नाइट को बचाया। अभी बिशप E3, रुक को लाना है D8 D1 के ऊपर। नाइट E6 खेला उन्होंने, रुक A D1। अभी देखो कैसे लाइट स्क्वायर्स के ऊपर यहाँ पे वाइट जो है पूरा डोमिनेशन कर रहा है और ब्लैक जो है उसको डिफेंस करना पड़ रहा है। तो D5 जो स्क्वायर है वो वीक है और अभी यहाँ पे ब्लैक को लगा कि चलो एक्सचेंज करते हैं रुक फाइनली, तो उन्होंने यहाँ पे रुक E D8 खेला। तो वाइट ने एक अच्छी चाल खेली G3। क्यों अच्छी चाल है? क्योंकि G3 से क्या होगा, कभी भी बैक रैंक चेकमेट का प्रॉब्लम नहीं है। एक तो अगर फ्यूचर में वाइट को खेलना है F4 तो वाइट F4 भी खेल सकता है, तो तब G3 का जो पॉन है वो सपोर्ट के लिए काम में आएगा। तो देखो आपके गेम में ऐसे मल्टीपर्पज जो मूव्स होते हैं वो खेलने की आपको आदत होनी चाहिए, मतलब वो ढूंढने की भी आपको आदत होनी चाहिए। आप कोई भी रैंडम मूव मत खेलते जाओ, हर मूव के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिश्वस्की ने रुक D6 खेला, तो रुक D6 के बाद उन्होंने यहाँ पे रुक कैप्चर्स D6 मार दिया। C कैप्चर्स D6 के बाद अभी तक D5 जो पॉन स्क्वायर था वो वीक था, अभी भी वीक है, पर अब D6 पॉन भी एक वीकनेस बन गया है क्योंकि D6 पॉन जो है वो बैकवर्ड पॉन है। तो बैकवर्ड पॉन को आपको पता ही है कि कोई दूसरा पॉन सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो पीछे रहता है, इसलिए उसको बैकवर्ड बोलते हैं। और स्क्वायर जो होता है बैकवर्ड पॉन के सामने वाला वो हमेशा के लिए वीक होता है। तो अभी देखो स्मिथ जो है उनको D6 का पॉन जो है उसको कैसे ना कैसे करके अटैक करना है, पर उसको डिफेंड करने के लिए क्वीन जो है E7 पे है। तो देखो बहुत ही खूब तरीके से यहाँ पे स्मिथ ने D6 के पॉन के ऊपर अटैक बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया उन्होंने, पहले तो रिमूविंग द डिफेंडर जो स्ट्रैटेजी होती है उसको उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, वो मूव खेली उन्होंने क्वीन G4। अभी उन्होंने क्वीन G4 क्यों खेला है, क्योंकि उनकी आइडिया बहुत डीप है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्वीन G4 के बाद ब्लैक ने खेला किंग H8। हालांकि किंग F8 भी एक अच्छी चाल थी मेरे हिसाब से, क्योंकि किंग को जो है एंड गेम में सेंटर की तरफ लाना चाहिए। तो उन्होंने पहले D8 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए, देखो क्वीन G4 की एक सिंपल आइडिया थी, पहले तो बिशप इंटू H6 मर रहा है तो इसलिए उन्होंने किंग H8 खेला। ठीक है, अभी रुक D8 आके इस D6 पॉन को सपोर्ट हो रहा है, तो पहले अपोनेंट के डिफेंडर को आने मत दो। तो यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप B6 जो कि एक पोजिशनल चाल है, प्रिपेयर कर रहे हैं वो अटैक करने के लिए। यहाँ पे D6 के ऊपर उनको अटैक करना है पर उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नाइट B8 खेला अपोनेंट ने, उनको लगा कि नाइट D7 आके B6 के बिशप को यहाँ से हटाया जाए। तो इस पोजीशन में एक अकेला डिफेंडर है वो है क्वीन E7, तो उसको आप कैसे करोगे, कैसे हटाओगे? तो उसको हटाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट मूव खेली क्वीन बिशप कैप्चर C6 पहले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिशप वो दे रहे हैं, पर उनका एक आइडिया सिंपल है कि क्वीन से अगर आप मारोगे तो ऑफकोर्स D6 का पॉन मर जाएगा, एक बार D6 मर जाएगा तो नाइट भी गेम में जल्दी नहीं आएगा, ऊपर से E6 का पॉन मरेगा, E5 का पॉन वीक है, ब्लैक ऐसे हार जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक जो है यहाँ पे बिशप E6 के बाद उसको F6 करना पड़ेगा। और अभी उनकी आइडिया जो है वो थी क्वीन H4, मतलब स्मिथ जो है अपना पॉन स्ट्रक्चर जो है खराब करने के लिए रेडी है, क्योंकि ये पॉन स्ट्रक्चर भले ही थोड़ी देर के लिए खराब हो, अपोनेंट जो है D6 पॉन बचा नहीं सकता है। एक बार D6 अगर मर जाएगा तो E6 भी मरेगा, E6 मरेगा तो वाइट के पास पास्ट पॉन जल्दी निकल जाएगी और वाइट आराम से जीतेगा। ठीक है, तो क्वीन H4 जैसी डीप मूव जो है वो आपको दिखनी चाहिए गेम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन H4 के बाद उन्होंने खेला क्वीन D7। तो क्वीन D7 के बाद उन्होंने सोचा ही था कि क्वीन जो है सबसे मेन डिफेंडर है उसको एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए उन्होंने क्वीन D8 खेला और यहाँ पे गेम स्ट्रैटेजिकली ख़त्म हो गया। नाइट D7, अभी बिशप C7, D6 का पॉन मर रहा है, उन्होंने नाइट C5 खेला, E4 के ऊपर अटैक, कोई दिक्कत नहीं। रुक कैप्चर्स D6, रुक C8 के बाद बिशप के ऊपर अटैक, उन्होंने बिशप को बचाया, बिशप B6। यहाँ पे नाइट E4 अगर आप खेलते हो तो नाइट रुक इंटू E6 वैसे भी आ ही रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो B2 का पॉन मारते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उससे भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ। रुक कैप्चर C6, नाइट कैप्चर्स B2। अभी जो पॉन है C3 का उसके ऊपर आप बोल सकते हो अटैक तो है, पर उन्होंने उसको इग्नोर किया, उन्होंने खेला रुक कैप्चर्स E5। अगर आप रुक कैप्चर C3 मारते हो तो बिशप D4 एक अच्छी चाल है, रुक के ऊपर अटैक, आप चेक भी दोगे तो भी किंग G2 आएगा, रुक C2 भी खेलोगे तो रुक E7 के बाद G7 का पॉन वीक है, B7 का पॉन वीक है और ब्लैक जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो उन्होंने नाइट C4 खेला, उनको लगा कि रुक एंड गेम में जाके कुछ हो सकता है तो करते हैं। एक मिनट में थोड़ा पानी पीता हूँ। पर
रुक एंड गेम में जाने के बाद भी यहाँ पे गेम सिर्फ प्रोलॉन्ग होगा, खत्म तो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो उन्होंने रुक E6 खेला, नाइट से B6 मारा, रुक कैप्चर्स B6, रुक C3, रुक इंटू B7 के बाद रुक C2। थोड़ा गेम प्रोलॉन्ग हुआ है पर वाइट के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है, ये आराम से जीतोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा, अगर आप पॉन बचाने जाओगे A4 करके तो फिर से यहाँ पे रुक C4 से अटैक होगा। E4 का पॉन आप अगर दे दोगे तो 3 वर्सेस 2 जो पोजीशन है इधर से 1 वर्सेस 1 वो जीतना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे स्मिथ ने सोचा मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉन, मतलब 4 वर्सेस 2 पॉन मेजोरिटी है यहाँ पे, ठीक है। पॉन मेजोरिटी जब भी आपके पास होती है, मतलब ब्लैक के पास 2 ही पॉन है, वाइट के पास 4 पॉन इस साइड में, तो इसलिए मैं किंग साइड के ऊपर पॉन मेजोरिटी है। तो किंग साइड पॉन मेजोरिटी को अगर उन्होंने जीतना चाहते हैं तो पास्ट पॉन को निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उनको पॉन जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉन आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने खेला H4, G5 वगैरह सारी जो थ्रेड्स है उसको स्टॉप कर दिया, रुक कैप्चर A2, उन्होंने पॉन वापस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी उन्होंने किंग को लाया क्योंकि ए पॉन जो है वो कहीं जाने नहीं वाली है, शायद से वो A5 भी खेलोगे, कुछ भी खेलोगे आप, तो ये पॉन ज़्यादा आगे तक जाएगी नहीं, क्योंकि हमेशा रुक बिहाइंड द पास्ट पॉन आके पॉन को यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने H5 खेला, पहले तो सारे जो पॉन है उसको फ्रीज कर दिया, इसको बोलते हैं पॉन फ्रीज। देखो एक पॉन जो है वो 2 पॉन को स्टॉप कर रही है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉन फ्रीज, ठीक है। तो ब्लैक ने शुरू किया A4, उनको लगता है पॉन आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे स्मिथ ने यहाँ पे A4 पॉन को ब्लॉक करने के लिए रुक बिहाइंड द पास्ट पॉन खेला, किंग G8। अब उन्होंने खेला G4। देखो धीरे धीरे करके किंग को भी आगे लाना है, ठीक है। तो A3, किंग G3। अभी सिंपल सी आइडिया है, उनको किंग F4 लाना है, पर उसके पहले उनको F3 खेलना है, ठीक है। तो अपोनेंट ने सोचा कि अभी A3 पॉन को बचा के कुछ होने नहीं वाला है, तो उन्होंने खेला रुक E2। E4 का पॉन जो है उसको वो मार सकते हैं। पहले स्मिथ ने बोला कि अभी दिक्कत नहीं है, अभी मुझे डायरेक्ट A3 पॉन मारने की ज़रूरत नहीं, मैं खेलता हूँ पहले किंग F3, ठीक है। रुक के ऊपर अटैक है, रुक A2 फोर्स्ट है, रुक A2 के बाद उन्होंने खेला किंग E3 ताकि फिर से रुक A2 ना आए। और आप देख सकते हो वो F3 करके किंग F4, किंग F5 भी खेल सकते हैं। तो अब उन्होंने किंग F8 खेला, F3। अभी F2 के ऊपर जो पॉन है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं है, अभी धीरे धीरे करके वाइट जो है पोजीशन इंप्रूव करेगा। इट इज़ मैटर ऑफ टेक्निक, ठीक है, अच्छी टेक्निक होनी बहुत ज़रूरी है। अभी किंग F4, अगर आप किंग D4 जैसी चाल खेलते हो, ये खेलते हो, तो यहाँ पे आप गेम हार भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आओगे तो चेक और पॉन क्वीन बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको किंग जो है उसको शेल्टर देना है, ठीक है। किंग को शेल्टर देने के लिए उन्होंने खेला किंग F4। अभी जब तक F3 पॉन है तब तक ब्लैक जो है वाइट के किंग को चेक नहीं दे सकता है और पॉन क्वीन बना नहीं सकता है। भले A2 है पर ये रुक जो है जल्दी बाहर आ नहीं सकता, जब भी रुक बाहर आएगा तो पॉन A2 का मर जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए उन्होंने खेला E5 मूव। अब E5 के बाद उन्होंने किंग G8 खेला। आप अगर रुक यहाँ पे किंग अगर E8 पे खेलते तो वो भी चलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि वो खेल नहीं सकते थे, सेम ही पोजीशन आती थी। देखो किंग G8 के बाद भी उन्होंने किंग F5 खेला है, अभी उन्होंने रुक F1 खेला F3 की पॉन मारने के लिए, पर रुक कैप्चर्स E2, A2 के बाद रुक कैप्चर्स F3, किंग G6, E5 पॉन इसलिए उन्होंने पहले खेला क्योंकि अगर E5 नहीं खेलते तो रुक F6 के बाद चेकमेट ही हो जाता था। तो किंग F8, रुक A8 चेक, किंग को पहले बाहर निकाला और इसके बाद किंग G7 करके आराम से जीत सकते थे, और उसमें बेवजह चेक वगैरह आएंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले यहाँ पे रुक A7 चेक दिया, किंग के ऊपर अटैक। किंग आप कहीं भी लेके जाओ, किंग F8 अगर आप जाते हो तो E6 या फिर रुक इंटू G6, G7 भी सिंपल से आप मार सकते हो। अगर यहाँ पे अटैक होता है तो किंग इंटू H6 और ये पोजीशन आराम से वाइट जीत जाएगा। तो रुक A7 चेक के बाद एक्चुअली ऋषिवस्की ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये था बहुत ही बढ़िया पोजिशनल गेम। स्मिथ के गेम से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीख सकते हो। मुझे लगता है आपने इस गेम में, इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। भले थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आशा करता हूँ आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दोगे अगर नए होगे। तो फिर से मिलेंगे कोई नए आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।